वेलकम इन पेन क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के गणित चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसको हम लोग प्ले विथ नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का गुणनखंड तथा गुणज। हम जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। क्या होता है गुणनखंड? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 18, ये एक हमारा संख्या है। अगर हम पूछें कि 18 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग सकता है, यानी कि कौन कौन सी संख्या है जो 18 को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, तो हम क्या कहेंगे? पहले हम भाग करके देखेंगे 18 को। तो प्राकृत संख्या से हम शुरू करते हैं। क्या होता है प्राकृत संख्या? 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 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 हमारा बढ़ते रहेगा प्राकृत संख्या। तो सबसे पहला 1 आता है। तो 1 एक ऐसी संख्या है, एक जिससे किसी भी संख्या में भाग लग सकता है या लगता है। 1 से अगर हम भाग करके देखें 18 में, तो ये 18 बार में पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक। फिर अगर हम देखें 2 देखें, तो 2 से भी पूरा पूरा 18 विभाजित हो जा रहा है, 9 बार में हो जा रहा है कि नहीं? हो जा रहा है। फिर अगर हम 3 देखें, तो 3 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है 6 बार में। ठीक है। फिर से अगर हम 5 लें, तो क्या हो रहा है? 5 से 18 3 बार में 15 होगा और 3 बच जाएगा आपका शेष, है कि नहीं? 6 से अगर हम देखें तो क्या होगा? 18 3 बार अगर हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 3 का 18। 7 से नहीं हो, 7 से भी अगर हम करें तो क्या होगा? 18 2 बार में जाएंगे तो 14 आएगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 बचेगा और 1 में से 1 कट जाएगा। फिर अगर हम भाग, सबको आता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 8 देखें तो 8 से 18 कटेगा, 2 बार अगर हम करें तो 16 आएगा और शेष 2 बच जाएगा। 9 से करें तो 18 को 2 बार में पूरी पूरी कटेगा। इसी तरह से 18 से हम करेंगे तो 18 जो है 1 बार में कटेगा, बीच में 9 के बाद 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। तो अगर हम देखें, जो हमने एक संख्या लिया था 18, किस किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो गया? मतलब किस किस संख्या से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं बचा हमारे पास? 1 से, 2 से और 3 से भी भाग दिए तो कुछ नहीं बचा। 5 से दिए जब हम, तो 3 शेष बच गया, है कि नहीं? 4 से भी देखे तो शेष बच जाता। 6 से कुछ नहीं बचा, पूरा तरह विभाजित हो गया। 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। 9 से पूरी तरह विभाजित हो गया है। ठीक है। 18 से भी पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम 18 के गुणनखंड लिखें, 18 के गुणनखंड, तो क्या होगा हमारे पास? जिस जिस संख्या से 18 में पूरा पूरा भाग लग गया, यानी कि जिस जिस संख्या से 18 पूरी तरह से विभाजित हो गया, वे सारी संख्या 18 के गुणनखंड है। तो क्या होगा? एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड होगा। 2, 3 से भी पूरा पूरा विभाजित हुआ 18, और 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हुआ, फिर 9 से भी पूरा पूरा विभाजित हुआ, और 18 से पूरा पूरा विभाजित हुआ। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड लिख सकते हैं। ठीक है। गुणनखंड का अगर हम परिभाषा देखें कि क्या होता है किताबी भाषा में, तो चैप्टर पेज नंबर 72 पर अगर हम आए, तो यहाँ पे दिया है कि वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। मतलब वे सारी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिससे किसी दी हुई संख्या में पूरी पूरी से तरह से भाग लग जाए, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इस संख्या के गुणनखंड।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर हम पेज नंबर 73 पर आए तो इसमें पहला सवाल है जो प्रयास करने के लिए कहता है, स्टूडेंट्स खुद अपने से इसको प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं, निम्न संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 8 है, हम इसका गुणनखंड क्या करेंगे, देखेंगे कि 8 में किस किस संख्या से पूरी तरह से भाग लग जा रहा है। इसका गुणनखंड लिख देंगे 15 का, 24 का, सबका। अगर हम एक करके देखें, जैसे हम क्या करें 70 लेते हैं, सबसे लास्ट वाले का आपको समझा देते हैं, और एक और एग्जांपल लेते हैं 70। 70 का हमको गुणनखंड लिखना है कि क्या क्या होगा 70 के गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 70 में। तो क्या होगा, 70 में 1 से पूरा भाग लग जाएगा, 70 बार में कुछ भी शेष नहीं बचेगा अगर माइनस करेंगे तो। फिर 2 से भी पूरा इसमें भाग लग जाएगा, भाग करके देखते हैं, 2 तियाँ 6, 1 बचेगा शेषफल, 0 उठा देंगे, 2 पच्चे 10, पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। फिर से हम देखें अगर 70 को 3 से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, काट के देख लीजिए, 3 दूने 6, 1 बचेगा, 3 तियाँ 9, एक शेषफल बच जाएगा हमारा। क्या होगा, एक शेषफल बच। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 70 5 से कट जाएगा, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से पूरा कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 70 के गुणनखंड क्या है, 70 के गुणनखंड आसान तरीक़ा से लिख सकते हैं। क्या है वो, 1 से पूरा भाग लगा इसमें, 2 से पूरा भाग लगा, लगा कि नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, शेषफल बच गया, पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, 5 से लग जाएगा इसमें, और किससे लगेगा, इसमें जो है 7 से लग जाएगा पूरा, और 10 से लग जाएगा। आप इसको भाग लगा करके देख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंत में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता, किस किस संख्या से किस किस संख्या में भाग लग सकता है, उसी के आधार पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और 14 से लग जाएगा, 14 पच्चे 70, फिर किससे लगेगा, दस से हो गया, 14 से हो गया, और 35 से लगेगा, फिर से 70 से लगेगा। तो ये सभी क्या हुए, 70 के गुणनखंड हो गए। अब इसका हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है। तो क्या करेंगे, हम 30 का गुणनखंड लिखेंगे, क्या क्या हो सकता है, 28 का गुणनखंड लिखेंगे, 45 का गुणनखंड लिखेंगे, 25 का गुणनखंड लिखेंगे। 30 का गुणनखंड अगर आप देखिएगा तो क्या क्या होगा, 1 तो सबका होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हाँ, और 5 होगा, 6 होगा, 10 भी होगा इसका गुणनखंड, 15 होगा, एंड 30 होगा। और 28 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 सत्ते 28, 7 चौके 28, 14 दूने 28, और 28 एकम 28 होगा कि नहीं होगा। 45 का अगर हम देखें तो क्या क्या होगा, एक तो होगा ही होगा, और 3, 15 3 45, और 9 45, 9 पंजे 45, और 15 3 45, और 45 एकम 45, ये होगा हमारा। 25 का देखें तो एक तो होगा ही होगा, 5 बच्चे 25, और 25 एकम 25। तो ये सारी चीज़ें। अब सवाल में करें कौन कौन सी संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है। इसका 30 का गुणनखंड 15 है, 28 का नहीं है, ठीक है। 28 में कहीं देखिए 15 दिख रहा है गुणनखंड में, नहीं दिख रहा है। 45 में दिख रहा है 15, हाँ दिख रहा है। 25 में नहीं है, तो किस में नहीं है, तो 28 में नहीं है और 25 में नहीं है। ये दो हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अब गुणनखंड के बाद हम पढ़ेंगे गुणज। क्या है, गुणज पढ़ेंगे। क्या होता है गुणज, इसको हम देखेंगे कि गुणज क्या होता है। आपका पेज नंबर 73 में गुणज दिखेगा, इसको हम बताने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। क्या होता है गुणज, गुणज जो होता है हमारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
मल्टीपल्स। अगर हम समझने की इसको कोशिश करें, कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 4, जैसे इसका नाम ही है गुणज, तो ये गुना से बना है। कैसा गुना? हम क्या करें कि एक तरीके से 4 का पहाड़ा लिख दीजिए। क्या कीजिए? 4 का पहाड़ा जो है 4 का गुणज है, 4 का टेबल, मतलब 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ऐसे ही आगे तक हम बढ़ते जाएगा, सैकड़ों हजारों ऐसे ही बढ़ेगा। ये सब क्या होगा? 4 का गुणज। या कहीं कहीं क्या कहता है कि 4 का गुणज क्या होगा? जो हमारा प्राकृत संख्या होता है, क्या होता है? प्राकृत संख्या जो होता है उसमें गुना करके, जिस संख्या का गुणज पूछ रहा है, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है 4 5। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि 3 का गुणज लिखिए, तो हम क्या करेंगे? 3 का गुणज, 3 के अगर हमको गुणज लिखना है तो हम क्या करेंगे? 3 को जो है प्राकृत संख्या में गुना कर करके लिखेंगे। 3 को क्या करेंगे? सबसे पहला प्राकृत संख्या 1 है, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3 होगा। फिर क्या करेंगे? 3 से 2 में गुना करेंगे 6 होगा। फिर 3 से क्या करेंगे? 3 में गुना करेंगे 9 होगा। फिर 3 से 4 में गुना करेंगे 12 होगा। 3 से 5 में गुना करेंगे 15 होगा। ऐसे ही 6, सब प्राकृत संख्या तो अनंत तक जाएगा हमारा ऐसे। तो इसी तरह हम 7 में गुना करेंगे, 6 में गुना करेंगे, 3 6 के 18। तो ये सभी क्या है? इसके गुणज है। तो गुणज बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है। अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, 7 के गुणज ले ले, तो 7 के गुणज क्या क्या होगा अगर हम देखना चाहें तो? 7 के गुणज में इसको 7 को क्या कीजिए? प्राकृत संख्या से आप गुना करके लिखिए। तो 7 से एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिरके 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। ऐसे ही हमारा क्या होगा? गुणज होगा। तो बहुत आसान तरीका है। तो अगर हम क्या करें, पेज नंबर 74 का जो है, पेज नंबर 74 का यहाँ पे है, तो पेज नंबर 74, इसका अगर हम क्या करें, प्रयास कीजिए देखें, तो पहला सवाल क्या कहता है हमारा? पहला सवाल इसमें कहता है कि निम्न संख्या में प्रत्येक के प्रथम 5 गुणज लिखिए। कितने गुणज लिखने हमको? 5 गुणज लिखने सबके। जैसे 3 के क्या करना है? 3 के 5 गुणज लिखने। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5, ऐसे 3 के 5 गुणज हो गए। फिर 9 के 5 गुणज कह रहा है, 17 का 5 गुणज कह रहा है, 27 का, किसी हम एक का लिख के आपको और दिखा देते हैं। 27 का अगर हम 5 गुणज लिखें, आप अपने से इसको प्रयास कीजिएगा, इसको अपने से ट्राई कीजिएगा, होमवर्क हम देते हैं, इसको कीजिएगा आप। अगर हम क्या करें, 25 का ही 8 नंबर लेते हैं, 8 नंबर अगर हम लें, 25 का हमको लिखना है गुणज, 25 के गुणज। अब 5 ठो गुणज बोला है लिखने के लिए, तो 25 का क्या करेंगे हम? प्राकृत संख्या से गुना करेंगे। पहला है 25 का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 ही होगा। फिर 25 का 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 50 होगा। फिर 25 का क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे 75 होगा। फिर 25 का क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। फिर 25 का जो है 5 से गुना करेंगे 125 होगा। बस क्या कहें, 5 ठो हमको गुणज लिखने हैं, तो हमने 5 गुणज लिख दिया। ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर इसमें सवाल क्या कहता है कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें? 5 के जो है 5 ठो गुणज लिखने हैं और उसके योगफल ज्ञात करना है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजली। 5 ठो गुणज लिखना है और सबको जोड़ देना है। फिर क्या कह रहा है? 4 के प्रथम 5 गुणजों के योगफल का सभी गुणनखंडों को लिखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले क्या करना है हमने? 4 के प्रथम 5 गुणजों, 4 के प्रथम 5 गुणज हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके योगफल करेंगे और उसके सभी गुणनखंड को लिखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं 3 नंबर सवाल में 4 के हमें क्या करना है? पहले
4 के प्रथम 5 गुणज लिखने, कितने? 5 गुणज लिखने हैं। तो क्या हो गया 4 के प्रथम 5 गुणज? 4 होगा और 8 होगा, 16, 4 चौके 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ये क्या हो गया? इसके प्रथम 5 गुणज हो गए। अब इसका हमको क्या करना है? योगफल निकालना है। इनका क्या करेंगे हम? योगफल निकाल देंगे। 4 + 8 + 12 + 16 + 20, इसको हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6 2 8 8 16 4 20, 2 1 3 1 4 4 2 6। हमारा योगफल कितना हो गया? 60 हो गया। अब क्या कह रहा है? जो ये योगफल है इसका हमको गुणनखंड लिखना है। क्या है? 60 के अब गुणनखंड लिखना है। पीछे हमने देख ही लिया है कि गुणनखंड कैसे लिखना है। इसको बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। गुणनखंड मतलब 60 के अंदर किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 1 होगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 नंबर भी आसान है, आप इसको ट्राई करके अपने से बना सकते हैं। गुणनखंड और गुणज के बाद अब हम जानेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या है हमारा? सबसे अब आता है कि अभाज्य संख्या क्या है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर। क्या होता है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइम नंबर। आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसका कि प्राइम नंबर है क्या। कोई संख्या लेते हैं हम ऐसी तरह, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 5, और एक और संख्या लेते हैं, हमने ले लिया एक संख्या 10, एक और संख्या ले लेते हैं 8। 3 संख्या है हमारा। अब देखेंगे हम कि 5 जो है इसके गुणनखंड क्या क्या है। तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा और 5 होगा। मतलब 5 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। अगर हम 10 के देखें गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। होगा कि नहीं होगा? 8 के गुणनखंड अगर हम देखें, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो हम यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको कि 5 एक ऐसा संख्या है जिसके कितने गुणनखंड है? 2 हैं। क्या? एक तो 1 है जो सबके लिए सबका गुणनखंड होता है, और एक खुद 5 है। लेकिन 10 में क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, एक खुद है। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? वह संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ वह संख्या खुद हो और 1 हो, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड उसका ना हो। ये क्या होगा? हमारा अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। या अगर हम किताब में देखें तो क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या जो है वे संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक संख्या 17, तो 17 में किस किस संख्या से भाग लग जाएगा? 1 से लगेगा और 17, और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ऐसी संख्या है जिसके अंदर या तो 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग न लगे। या हम कहें ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड 1 हो और वह संख्या स्वयं खुद हो, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कोई भी संख्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे 19 ले लिए। 19 क्या है? इसके अंदर 1 से भाग लगेगा, 19 से लगेगा, इसके अलावा कोई किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो 19 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ये भी एक अभाज्य संख्या होगा। और अगर हम कोई संख्या ले लें अभाज्य के लिए, 13 ले लें, तो 13 में क्या होगा? 1 से भाग लगेगा और 13 खुद से भाग लगेगा। तो ये सारी संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या। फिर से अगर हम देखें क्या है अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और खुद उसी संख्या से भाग लगे, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे, वो क्या होगा? अभाज्य होगा। ठीक है, या आप कहिए कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो और वह संख्या खुद हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये भाज्य संख्या क्या होता है।
भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये भाज्य संख्या, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था, 10 लिया था, तो इसका जो है 10 में किस किस संख्या से भाग लग रहा था? 1 से लग रहा था, 2 से लग रहा था, 5 से लग रहा था, 10 से लग रहा था। तो ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से भाग लगे, वो संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 8 है, इसमें 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी भाग लग गया, 4 से भी लग गया, तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। जैसे हम कोई संख्या ले लें, 20 ले लें, तो इसमें किस किस संख्या से भाग लग जाएगा? 1 से भाग लगेगा ना, करके देख सकते हैं इसको हम। 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, और 5 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा, 20। तो क्या है, एक तो सभी संख्या में भाग लग जाता है 1 से और 20 से। तो 1 और 20 के अलावा और भी संख्या से भाग लगे, ठीक है ना, 20 संख्या है तो 1 और खुद के अलावा और भी संख्या से भाग लगे, तो क्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो गया। अब हम देखेंगे कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। किताब में हमारे 76 नंबर पेज में है सम संख्या। अब सम संख्या को अगर हम देखें, कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2 हो गया, 20 हो गया और 14 हो गया, कोई भी संख्या जिसके अंदर 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं बचे। जैसे हम 2 से क्या करें, 20 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट गया, 0 आ गया, तो पूरा पूरा कट जाए तो क्या हो गया? सम संख्या कहलाएगा। और विषम संख्या क्या कहलाएगा? कोई भी संख्या ले लीजिए। विषम संख्या की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या क्या होगा? कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, वो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे किसी भी संख्या में 2 से आप 9 में भाग करके देखिए, 4 बार में 8 आएगा, लेकिन शेषफल 1 बच जाएगा, तो क्या होगा? 2 1 9 जो है क्या है? एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सहअभाज्य जो होता है हमारा, को प्राइम जो होता है, कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? कोई भी संख्या हम अगर हम लें, जैसे 5 ले लिए और 7 ले लिए, 5 का अगर हम गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा, मतलब 5 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? 7 का अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 होगा और 7 होगा। तो 5 के गुणनखंड और 7 के गुणनखंड में देखें अगर हम, तो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है? तो 1 है। फिर अगर हम एक और जोड़ा लेते हैं, 15 लेते हैं और 10 लेते हैं, तो 15 का गुणनखंड क्या है? 1 है, 1 से भाग लग जाएगा, 5 है, 3 है, 5 है और खुद 15 भी है। और अगर हम 10 का देखें तो क्या है? 1 है, 2 है, 5 है और खुद 10 है। तो 15 और 10 में अगर हम देखें, कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है? तो क्या है हमारे पास? 1 है और 5 भी एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो हमारा जो को प्राइम है सहभाज्य क्या होगा? ऐसी संख्याएं, क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो, इसके अलावा और कुछ, जैसे ये क्या है, 5 और 7 के गुणनखंड में 1 जो है कॉमन था, मतलब दोनों में था, तो क्या होगी? 5 और 7 जो है ये क्या कहलाएंगे? ये सहभाज्य कहलाएंगे। लेकिन अगर हम 10 और 15 का बात करें तो इसमें 1 तो था ही दोनों में, 15 के गुणनखंड और 10 के गुणनखंड में 1 था, लेकिन इसके अलावा
5 भी सम्मिलित है, इसलिए 10 और 15 जो है ये सअभाज्य नहीं कहलाएंगे। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अभाज्य युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, जिसको हम लोग जुड़वा अभाज्य भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। क्या होता है ये हमारा ट्विन प्राइम? इसको हम जानेंगे। जैसे दो अभाज्य संख्याएं लें, अगर हम क्या करें, दो अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं 13 और 17। ये क्या है? दो अभाज्य संख्या है, लेकिन 13 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? क्या है? 17 में से अगर हम 13 को घटा करके देखें तो क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम क्या करें, एक और हम क्या करते हैं, दो ठो अभाज्य संख्या लेते हैं, 5 और 7। इसको हम 7 में से 5 को घटा कर देखें तो कितना आएगा? 2। फिर एक और हम जोड़ा लेते हैं, 2 और 3। 3 में से 2 को घटा कर देखते हैं, 1। फिर एक और हम जोड़ा लें, अगर 3 और 5। 5 में से 3 को घटा कर देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो अभाज्य, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या का जोड़ा है। ये भी अभाज्य संख्या का जोड़ा है, ये भी अभाज्य संख्या का जोड़ा है, ये भी अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसके बीच जो है 2 का अंतर हो। कितने का? इसमें क्या है? 2 का अंतर है, ये 2 का अंतर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसमें कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो ये क्या होगा? ये जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएगा। इसमें 1 का अंतर है, ये भी जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएगा। लेकिन 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 5 में 2 का अंतर, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा चीज़ हमारे पास आता है अभाज्य त्रिक। अभाज्य त्रिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। तो इसमें सेम चीज़ है इसके तरह, बस 3 संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पर अभाज्य युग्म में जोड़ा था, जो संख्या थी, प्राइम ट्रिपलेट में 3 संख्या, 3 हम अभाज्य संख्याएं लें, जैसे 3, 5 और 7। 3 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच में कितने का अंतर हो? 2 का। जैसे देखिए 3 और 5 के बीच कितने का अंतर हो रहा है? 3 2 5, 5 2 7। तो 3 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच में जो है 2 का अंतर हो। कितने का? 2 का। तो वे क्या कहलाएंगे? प्राइम ट्रिपलेट कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्नावली आएगा 4.1। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।